dear student, and welcome to the digital learning platform of Winsome International School. I am your teacher Amrita and we'll be studying third part of sectors of Indian economy. Now, हमने पढ़ा कि sectors क्या-क्या है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, जीडीपी क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ा. नाउ पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट. हमने क्लास 9th में पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट. हमने 9th में पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट में एक हमने पढ़ा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. याद है आपको? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट सेम है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जब आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, अंडर एम्प्लॉयड. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर आप जितना केपेबल हो उतना आप वहां पे नहीं दे पा रहे हो, दैट इज अंडर एम्प्लॉयड. मतलब सपोज वहां पे 10 लोगों की नीड नहीं है बट 10 लोग वहां पे काम कर रहे हैं. नीड है सिर्फ 5 लोगों की बट काम कर रहे हैं 10 जने. तो ये जो 5 जने जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं इसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड. अंडर एम्प्लॉयड या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट आर मोस्ट ऑफ द वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड? यूजुअली ये होता है प्राइमरी सेक्टर में. प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है या फिर सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयड होता है प्राइमरी सेक्टर में. नाउ हमने ये पढ़ा था, ऑलरेडी हमने पढ़ा था डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या. डिसगाइज जो होता है, ये वर्ड डिसगाइज क्यों होता है, फिर अंडर एम्प्लॉयड होता क्यों है, हमने ये पढ़ा इसलिए होता है क्योंकि एक फैमिली में, सपोज एक फैमिली में एक इंसान, एक वर्कर काम करने जा रहा है तो उसके साथ सारे लोग जाएंगे कि चलो वो भी काम करने जा रही है खेत पे तो मैं भी चलता हूँ. तो अगर एक जने जा रही है, उसका भाई, उसका बेटा, उसके हस्बैंड, उसके मम्मी पापा सब जा रहे हैं कहाँ पे, खेत पे, कि चलो मैं भी काम करता हूँ. लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट तो इतने सारे लोगों की है नहीं, एक लोगों के. तो पहले के जमाने में ऐसे होता था कि सब साथ में जाते थे एग्रीकल्चर में, सब साथ में जाके फार्मिंग करते थे एंड वहां पे पूरा दिन बिता के आते थे. नाउ where are the most of the people employed? तो most of the people employed कहाँ होता है? Let us see. Graph to present percentage share of the 3 sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 40 years. अब आप देखो ये जो ग्राफ है 1973 एंड 74 में सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग या सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? प्राइमरी सेक्टर. क्योंकि हम देखते थे ना कि घर के सारे लोग कहाँ जाते थे? प्राइमरी में, एग्रीकल्चर में. सब सारे लोग खेती करने चले गए. सो प्राइमरी में सबसे ज्यादा लोग, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जनरेट कहाँ होता था? प्राइमरी सेक्टर में. क्लियर? A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. Now, अगर बढ़ा है GDP, अगर बढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़नी चाहिए. नाउ सी, ये जो ग्राफ है ये जीडीपी का ग्राफ है. यहाँ पे देखो टर्शरी में सबसे ज्यादा जीडीपी कहाँ पे बढ़ा है? टर्शरी सेक्टर में. 73-74 में देख रहे हो टर्शरी सेक्टर इतना है बट 2013-14 में सेक्टर इतना बढ़ गया. मतलब टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. तो अगर जीडीपी में ग्रोथ हुआ है टर्शरी सेक्टर का तो एम्प्लॉयमेंट भी तो टर्शरी सेक्टर का बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीडीपी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? टर्शरी सेक्टर. बट ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है? लेट अस सी द नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट ग्राफ. देखो पहले 1977 या 78 में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था प्राइमरी सेक्टर में. नाउ दिस ग्राफ इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. पहले का ग्राफ में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जीडीपी किसमें बढ़ा? टर्शरी सेक्टर में. इसमें देखो 1977-78 पहले हमें पता ही था कि सबसे ज्यादा लोग किसमें काम करते थे? एग्रीकल्चर में. तो फार्मिंग या एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग पहले थे 1977-78 में. टर्शरी सेक्टर इतना छोटा सा था.
नाउ इन 2017-18 10 साल के बाद हमने देखा कि टर्शियरी सेक्टर बढ़ा तो है, लेकिन अभी भी इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी में भी ही है। सो 10 साल पहले भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ था? प्राइमरी में। 10 साल के बाद भी सबसे ज्यादा कहाँ है? प्राइमरी में। तो जीडीपी सबसे ज्यादा बढ़ा टर्शियरी सेक्टर का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट किसका बढ़ा? प्राइमरी का। सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? जीडीपी किसी और सेक्टर का बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट किसी और सेक्टर का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में पीपल आर underemployed, people are underemployed, इसीलिए ही इस सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों को ज्यादा वो ले रहा है, पर दैट डजंट मीन्स कि सारे लोग इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इतने सारे लोग इंडल्ज तो है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन ऑल द पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड। किसी कोई लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। दैट्स द रीजन कि जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड। Graph 3 shows the share of employment in the three sectors in 1977-78 and 2017-18. The primary sector continues to be the largest employer even now. अभी भी सबसे ज्यादा काम या जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर। Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? क्यों नहीं हो रहा है? Because the answer is underemployment. It is because not enough jobs are created in the secondary and tertiary sector. क्योंकि secondary and tertiary sector में जॉब ज्यादा नहीं क्रिएट हो रहा है एंड प्राइमरी सेक्टर में लोग underemployed है। Now why सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा लोग या ज्यादा जॉब्स क्यों नहीं रिक्वायरमेंट हो रही? क्योंकि सेकेंडरी में बेसिकली वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन पीपल, वी आर डिपेंडिंग ऑन मशीन्स। मशीनरीज इतना ज्यादा हमारा डेवलप हो रहा है, प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि लेबर का काम या फिर मैनुअल जो काम है कम हो गया है। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयज कम हायर हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो कम क्रिएट हो रहा है। अगेन द टर्शियरी सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि आजकल मैनुअल से ज्यादा डिजिटल हो गया है सब, है ना। ऑनलाइन हैज बिकम सो फास्ट, दैट्स व्हाई लोगों की रिक्वायरमेंट कम, जॉब अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट कम हुई है कंपेयर टू प्राइमरी। बट प्राइमरी में अभी भी ज्यादा है। व्हाई? क्योंकि घर के सारे फैमिली के सारे लोग चले जाते हैं, इवन इफ इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, घर के सारे लोग खेती बाड़ी करने चले जाते हैं। तो we will see that why and how. More than half of the workers in India are working in the primary sector. Now we already know that India में majority of the people are dependent on agriculture. लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में जाएंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? एग्रीकल्चर या प्राइमरी का। These sectors employ less than half the people as compared to the primary sector. Now less than half of the people as compared to the sector मतलब प्राइमरी में, नाउ सेकेंडरी और टर्शियरी में जाने के लिए आपको डिग्रीज चाहिए। बेसिकली डिग्री या आप हर कोई काम नहीं कर सकता। फैक्ट्री में घर के सारे लोग फैक्ट्री नहीं जा सकते, या फिर घर के सारे लोग सेक्टर्स में, बैंक में या फिर कोई भी शॉप में अगर आप जा रहे हो तो सारे घर के लोग नहीं जा सकते हैं। मॉल्स में अगर आपको जॉब मिली, अगर सपोज एक मॉल में आपको जॉब मिली है तो जॉब मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ ए क्वालिफिकेशन और एजुकेशन। बेसिकली सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में आपको क्वालिफिकेशन देख के या फिर आपके स्किल्स देख के ही लेते हैं, इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है सेकेंडरी एंड टर्शियरी में कम होते हैं। बट प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के लिए यू डोंट नीड एनी डिग्री और एनी क्वालिफिकेशन। तो घर में जितने भी लोग फ्री बैठे हैं सब चले गए। पहले के दिन में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, कहाँ जाते थे? पापा मम्मी के साथ खेत में काम करने जाते थे। कुछ काम नहीं है, कहीं पे कोई नौकरी नहीं है तो चलो खेती बाड़ी कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। It contributes to only a quarter of GDP. Now, in spite of people being engaged in
फार्मिंग, मतलब फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन फार्मिंग, स्टिल द जीडीपी इज ओनली 1/4. व्हाई? इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग इंडल्ज है, बट फिर भी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रहा है? Why? Because I've already told you, underemployed. Now these sectors produce 4/5 of. Now just imagine only 1/4 job, 1/4 GDP दे रहा है प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी टर्शरी 4/5 दे रहा है इन स्पाइट ऑफ एम्प्लॉइंग लेस पीपल. इतने कम लोगों को हायर करके भी ये जीडीपी ज्यादा दे रहा है एंड प्राइमरी सेक्टर इतने लोगों को हायर करके भी कम जीडीपी ले रहा है. तो हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो क्या होना चाहिए? अगर हम ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं तो हमारा जीडीपी भी वैल्यू भी तो ज्यादा बढ़ेगा. 2 इंसान से हम काम करा रहे 5 इंसान से काम करा रहे हैं. यहाँ पे 2, सपोज 2 इंडस्ट्री है, प्राइमरी सेक्टर में 5 लोग काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं. तो किसका वैल्यू या प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए? प्राइमरी का, क्योंकि प्राइमरी में 5 लोग हैं, टर्शरी में सिर्फ 2 लोग हैं, तो टर्शरी का जीडीपी तो कम होना चाहिए, प्रोडक्शन तो कम होना चाहिए. बट ऐसा नहीं हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है. प्राइमरी में ज्यादा लोग हैं, जीडीपी कम हो रहा है, टर्शरी में कम लोग हैं, जीडीपी ज्यादा हो रहा है. व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ वेयर पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल. तो प्राइमरी में जीडीपी कम इसलिए है बिकॉज पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड उस केस में होगा जहां पे लोग अपने पोटेंशियल से कम. नाउ सपोज एक फैमिली है, यहाँ पे हम इस आपके बुक में एक स्टोरी है, लक्ष्मी का एक स्टोरी है. लक्ष्मी एक वर्कर रहती है, वो अपने फैमिली में इसके सारे लोग कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चर में. नाउ सपोज एक फैमिली में 5 लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. उसी 5 लोगों से सपोज एक न्यू कंपनी आई, कोई कंपनी आई, बाहर की कंपनी आई, उस कंपनी में वो 5 लोगों में से 2 लोगों को ले जाके किसी और काम में इन्वॉल्व करा दिया. तो वो जो 2 इंसान जो पहले एग्रीकल्चर का काम करता था वो कुछ प्रोडक्शन नहीं देता था, लेकिन वही जो आदमी को जब हमने कोई दूसरी कंपनी ने जब वो 2 आदमी को हायर कर लिया, अब वो 2 आदमी कमा रहा है, दे आर गेटिंग सैलरी, दे आर गेटिंग वेजेस, तो जीडीपी बढ़ गया. तो पहले जब वो एग्रीकल्चर में काम करता था, प्राइमरी सेक्टर में काम करता था, वो अपना 0 जीडीपी देता था, वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करता था. लेकिन एक टर्शरी कंपनी आई, एक टर्शरी सेक्टर से एक कंपनी आई, सपोज एक नया हॉस्पिटल बना, उस हॉस्पिटल वाले ने उस 2 इंसान को एग्रीकल्चर से अपने हॉस्पिटल में काम लगा दिया. अब वो 2 इंसान को हॉस्पिटल में 5,000 या 10,000 रुपया महीने के तनख्वाह मिलने लगी, सैलरी मिल रही है. So that person who was in agriculture, he was getting 0, he was contributing 0. अब वो जब टर्शरी सेक्टर में आ गया, now he is getting 10,000 or 5,000, तो उसका वैल्यू बढ़ गया. वो जब प्राइमरी सेक्टर में था तब वो कुछ नहीं कमाता था, तो he was underemployed, वो कुछ नहीं कमा रहा था बिकॉज वो वहां पे काम तो कर रहा था बट वहां पे उसकी नीड नहीं थी. सो इन दैट टाइप ऑफ अ सिचुएशन जहां पे उसकी नीड नहीं होती है या फिर वो अपने पोटेंशियल से कम, उसका पोटेंशियल तो टर्शरी सेक्टर में जब वो हॉस्पिटल में काम करने लगा तब तो हॉस्पिटल में उसको सिंपल एक पियोन का ही काम दे दिया, लेकिन वो काम तो कर रहा है, वहां पे उसको सैलरी तो मिल रही है. तो वो इंसान अपना पोटेंशियल से कम काम कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको कुछ नहीं मिल रही थी. अब वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से अब वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलने लगी. क्लियर? So this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job. Now किसी के पास suppose बहुत potential है बट उस एरिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है. नो एक इंसान सपोज वो बहुत अच्छे से वो काम कर सकता है, फैक्ट्री में काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, उसका पोटेंशियल के हिसाब से उसको जॉब ही नहीं मिल रही है. तो एक सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ. जो कॉल सेंटर में आपको क्या करना पड़ता है? या फिर टॉक, फोन में आपको बात करके आपको हेल्प करना पड़ता है, कस्टमर्स के क्वेरीज सॉल्व करने पड़ते हैं. तो एक इंसान वो बहुत अच्छे से बात कर सकता है, ही कैन डील विद पीपल वेरी इजीली,
उसको बहुत अच्छे से फोन में कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत स्ट्रांग है। वो कहाँ है? एग्रीकल्चर में है। वो खेती बाड़ी के ऐसा जगह पे रहता है जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर का काम होता है, वहां पे कोई कॉल सेंटर नहीं है, वहां पे कोई सर्विस सेक्टर है नहीं, तो वो घर पे बैठा है क्योंकि एग्रीकल्चर का काम तो उससे होता नहीं है, तो वो घर पे बैठा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पोटेंशियल नहीं है, ही हैज द पोटेंशियल। कम्युनिकेशन का उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके पास बहुत अच्छा एबिलिटी है, बट वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कॉल सेंटर ही नहीं है, उसके एरिया में कोई सर्विस सेक्टर नहीं है, इसीलिए वो घर पे खाली बैठा हुआ है। तो ऐसा ही होता है, फिर खाली बैठा हुआ है तो घर वाले क्या बोल रहे हैं कि चलो खेती में काम करने चलो, तो उसका जो आउटपुट है वो तो जीरो है, बिकॉज ही इज मास्टर इन कम्युनिकेशन, एंड वो कहाँ पे है? प्राइमरी सेक्टर में। तो ऐसे लोग जिसकी पोटेंशियल है बट फिर भी वो घर पे बैठा हुआ है, या फिर उसका एबिलिटी है बट फिर भी वो एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी कर रहा है, दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज आर नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, hence it is called disguised unemployment. So disguised unemployment किसको बोलते हैं? जहां पे लोग अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, यहाँ पे, या फिर जहां पे नीड नहीं है वहां पे भी काम कर रहे। दिस इज नोन एज disguised unemployment. Clear? What it means is that there are more people in agriculture than necessary. Now यहाँ पे more than required, मैंने पहले ही बोला था कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का रिक्वायरमेंट सिर्फ लक्ष्मी की है, खेती में सिर्फ लक्ष्मी का रिक्वायरमेंट है, बट सारे लोग चले गए फैमिली के, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब चले गए, सो वहां पे रिक्वायरमेंट एक जने के है बट 5 जना काम कर रहा है, तो वो जो 4 जन है वो दे आर डिसगाइज्ड, वहां पे उनकी जरूरत नहीं है। मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन पीपल अगर रिक्वायर्ड है तब उस सिचुएशन में उसको बोलेंगे डिसगाइज्ड। सो इवन इफ यू move a few people out, now वहां पे 5 लोग, लक्ष्मी के साथ उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई और उसके बहन, 5 लोग गए हैं खेत में, एग्रीकल्चर में, बट काम वहां पे कौन कर रहा है? लक्ष्मी, बाकी 4 ऐसे ही गए। तो इन चारों को अगर आप हटा दोगे फिर भी लक्ष्मी जितना आउटपुट देती थी अभी भी उतना ही आउटपुट दे रही है। तो ये 4 लोग जो पहले थे दे वर नॉट रिक्वायर्ड, बट फिर भी ये खामुखा वहां पे थे। सो ये जो 4 जने हैं, ये 4 क्या है? डिसगाइज्ड। ठीक है, सो इवन इफ यू मूव आउट द प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। पहले भी जितना प्रोडक्शन होता था, लक्ष्मी और उसके फैमिली सब मिलके जितना प्रोडक्शन करते थे, वो 4 जन जाने के बाद भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। अगर इफ देयर इज नो चेंज आफ्टर टेकिंग आउट पीपल, इसका मतलब ये 4 जने ऐसे ही थे, उनके तरफ से कोई आउटपुट या वैल्यू नहीं मिल रहा था, so that case is disguised. In other words, worker in the agriculture sector are underemployed. तो सबसे ज्यादा underemployment कौन से सेक्टर में होता है? एग्रीकल्चर में, या फिर हम कह सकते हैं कि फार्मर्स, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा underemployed होते हैं। क्लियर? क्यों होता है एंड हाउ? So this is the reason कि प्राइमरी में जॉब ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन आपका जीडीपी नहीं है, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर अंडर एम्प्लॉयड। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। नाउ ये अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में नहीं, बाकी सेक्टर्स में भी हो सकता है। For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban area who search for daily employment. Now, इतने सारे वर्कर्स सर्विस सेक्टर में, बहुत सारे लोग हैं इन अर्बन मतलब शहर में, इतने सारे वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गांव में लोग अंडर एम्प्लॉयड है, लेकिन शहर में भी बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयड है मतलब डिग्री है, स्किल है, बट उनके लिए जॉब्स नहीं है। ऐसे लोग हैं ना, शहर में ऐसे बहुत लोग हैं जिसके पास बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट्स है, बड़ी बड़ी डिग्री है, बट उनके लायक कोई जॉब नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड क्यों है? बिकॉज उनके हिसाब का कोई जॉब नहीं है। They are employed as painter, plumber, repair person, other doing odd jobs. Now suppose एक इंसान है जो बहुत क्वालिफाइड, आई विल टेल यू स्टोरी। जब मैं
मैं एक ऐसे इंसान को जानती थी जो बहुत ही क्वालिफाइड है, ठीक है, वो बहुत जॉब, उसको बहुत अच्छा उसमें पोटेंशियल है, बहुत हाईली क्वालिफाइड था, बट उसके घर वालों ने उसको बाहर जॉब करने के लिए भेजा नहीं। तो वो अपने घर के सामने एक छोटा सा दुकान खोल के सिंपल स्टेशनरी का शॉप खोल लिया, ठीक है, एंड उस शॉप से उसको महीने के बहुत ही नॉमिनल एक पैसा मिलता था। बट उसके पास डिग्री थी। अगर वही इंसान अगर बाहर जाता, दिल्ली जाता, बॉम्बे जाता है, वहां पे जहां पे उसका स्कोप है, तो वो शायद महीने के 40-50 हजार या फिर उससे भी ज्यादा कमाता, बट उसके घर वालों ने नहीं भेजा, फिर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसा कुछ हो गया कि वो आज एक शॉप खोल के शॉप में कमा रहा है 10 से 15 हजार। सो ये क्यों होता है, कैसे होता है? इन अर्बन एरियाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पोटेंशियल तो है, काम करने का बहुत है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज, स्किल्स, वो क्या काम कर रहे हैं? एक रिपेयर पर्सन का काम कर रहे हैं, या फिर पेंटर का काम कर रहे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं, वहां पे उसको बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, मतलब उसको अपने क्वालिफिकेशन या पोटेंशियल के हिसाब से पैसे नहीं मिल रही है। क्लियर? Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. अब कुछ तो करना है। Now, simple घर पे कोई नहीं बैठ सकता because everyone wants something to earn their livelihood, to run the family. They need something. तो चलाने के लिए, घर चलाने के लिए खाली तो बैठ नहीं सकते, so they want something. अब वे want something के लिए क्या करते हैं? वो कोई भी काम करते हैं। जॉब उनको मिलता नहीं है, वहां पे कंपनीज होती नहीं है, एंड दे स्टार्ट डूइंग छोटा मोटा काट पुल करना, या फिर छोटा मोटा कोई आपने देखा है कि घर घर जाके जो वेंडर्स बेचते हैं, कोई भी सामान बेच रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, क्वालिफाइड बहुत ज्यादा है, बट वो घर जा जाके बेच रहे, घर जा जाके छोटा मोटा सामान बेच रहे, दैट इज नॉट अ स्किलफुल जॉब। तो वो छोटा मोटा काम कर रहे सो दैट उनका चल जाए, उनका लाइवलीहुड अर्न हो जाए। यस, सो दैट इज ऑल्सो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है, या फिर उसको हम कहेंगे कि अपने पोटेंशियल से कम ही काम कर रहा है वो, सो बिकॉज ही हैज टू डू, कुछ करना है इसलिए वो कर रहा है। नेक्स्ट, दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे ऑल्टरनेटिव नहीं है, जहां पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए वो छोटा मोटा काम ही कर रहे हैं, इसीलिए वो वही कर रहे हैं जो उसको इजी दिख रहा है। वही इंसान अगर दूसरी जगह जाएगा या फिर ऐसी जगह जाएगा जहां पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पे वो शायद बहुत कमाएगा, बहुत ज्यादा अर्न करेगा, लेकिन सिंस देयर इज नो जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो छोटा सा दुकान खोल लिया, या फिर घर जा जाके सामान बेच रहा है, या फिर रिपेयर या मैकेनिक का काम कर रहा है, विच इज नॉट हिज पोटेंशियल। क्लियर? Choose the correct answer. Underemployment occurs when people do not want to work, are working in a lazy manner, are working less than what they are capable of doing, are not paid for their work, are working less than what they are capable of. Potential है, capability है, but still क्या है? Potential है, capability है, but they are not getting as per their job. इसके हिसाब से उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। No jobs as per their potential या capability. Next we will study how to create more employment. तो हमने पढ़ा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पे कैपेबिलिटी के हिसाब से या फिर पोटेंशियल के हिसाब से जब नौकरी नहीं मिलती है, या फिर अगर हम कुछ लोगों को निकाल देंगे तो भी वो इफेक्ट नहीं होगा प्रोडक्शन, उस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोगों के पास जॉब नहीं रहती है, बट नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा था कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है मतलब आपके सराउंडिंग में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तभी तो लोगों के पास जॉब नहीं है। तो कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें? एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन टू पीपल बाय आइडेंटिफाइंग, प्रमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। अगर मैं बात करूंगी अभी एक इंडस्ट्री की,
नाउ इफ आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड और नॉट कि जब नैनो हुआ था, नैनो स्टार्ट हुआ था टाटा, तो व्हेन इट हैज स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, जब कैलकाटा में ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो मेनी पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट, मेनी पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर कोई, आई एम नॉट मेंशनिंग अ पर्टिकुलर कंपनी, बट जनरली कोई भी एक इंडस्ट्री अगर आप सेट करो या फिर कोई नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर मोर लेबर, मोर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी। तो जब आप मोर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप लोगों को जब हायर करोगे तो उन लोगों के लिए एक नया जॉब होगा। सो न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज, एवरी स्टेट नाउ सेमी रूरल एरियाज। अगर आप सिर्फ और सिर्फ if you will only set up industries in urban areas, अगर आप cities में अगर आप इंडस्ट्री सेट करोगे तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में करोगे, अगर आप सिटी में जॉब क्रिएट करोगे तो रूरल पीपल को जॉब कैसे मिलेगी? तो आपको उसकी सोसाइटी में, उसके लोकेलिटी में, जहां पे विलेज में लोग प्राइमरी पीपल जो प्राइमरी में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में जो जितने लोग एम्प्लॉयड है वो यूजुअली गांव में रहते हैं या फिर रूरल एरियाज में रहते हैं। यू हैव टू क्रिएट इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज, सेमी रूरल, मतलब सेमी रूरल एरियाज मतलब एकदम गांव में भी नहीं, बट थोड़ा सा जो गांव से थोड़ा ऊपर है, सेमी रूरल है, उस जगह पे आपको इंडस्ट्रीज खोलना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्रीज वहां खोलोगे देन ओनली पीपल विल बी हायर्ड और एम्प्लॉयड। Every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area. Now, अगर मैं अपनी स्टेट का बात कर रही हूँ, मेरे स्टेट में लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, तो मैं क्या करूंगी, अपने स्टेट में ही मैं एक इंडस्ट्री खोलूंगी, बिकॉज आई हैव पीपल, मेरे स्टेट में लोग हैं, दोज हु आर केपेबल ऑफ जॉब। It can be done by tourism or regional craft industry और सर्विसेज लाइक IT। तो एक हो गया इंडस्ट्री सेटअप करो, दूसरा हो गया टूरिज्म आप करो, थर्ड हो गया क्राफ्ट इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री। सो ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आप क्रिएट करोगे तो लोगों को लोग हायर होंगे या फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। A study conducted by the Planning Commission known as Niti Aayog estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector। तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में आप कितना जॉब क्रिएट कर सकते हो? 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब कितने, अगर 20 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे तो डबल और ट्रिपल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये किसने डिसाइड किया है? नीति आयोग। Question can come. Planning Commission is also known as dash. Planning Commission is also known as Niti Aayog. Clear? The central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है राइट टू वर्क, मतलब हम सबको अधिकार है काम करने का। इफ आई हैव एडुकेटेड, अगर मेरे पास पोटेंशियल, अगर मैं एडुकेटेड नहीं भी हूं तो फिजिकल जो काम होता है, फिजिकल लेबर वाला काम होता है, अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है, इफ आई एम पोटेंशियल, तो आई हैव द राइट टू वर्क। मुझे कोई नहीं रोक सकता है राइट काम करने के लिए। तो ये जो राइट टू वर्क है, दिस राइट टू वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 625 डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? In 625 districts of India, it has been implemented कि लोगों को अधिकार मिलनी चाहिए काम करने का, which is called the महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA 2005। MGNREGA का full form is महात्मा गांधी National Rural Employment। Now the key word is rural employment। अब जहां तहां सिटीज में तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी ऑफिसेज है, जॉब्स है, बट कहाँ ये जो एक्ट निकला, जो गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट बनाया है, कहाँ का जॉब के लिए? रूरल एरियाज में जॉब के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट निकाला इन 2005। MGNREGA 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year। मतलब एक साल में अप्रॉक्स 3 महीने से ज्यादा आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। 100 डेज, 365 डेज में से 100 डेज आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। किसको मिलेगी? पीपल ऑफ रूरल एरियाज।
by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. Now दो चीज है, either it will give employment, employment कितने दिन की employment, 100 days in a year, या तो गवर्नमेंट 100 दिन आपको रोजगार देगी, ठीक है, they will give you employment, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती है तो इट विल गिव यू अलाउंस. अलाउंस मतलब पैसे, या तो वो आपको जॉब देगा, काम देगा तो ऑब्वियसली विल गेट वेजेस, जॉब के साथ आपको वेजेस मिलेगा. तो मेन मुद्दा इज मनी, है ना, मेन मुद्दा इज वेजेस. यू हैव टू गेट मनी. नाउ आइदर यू विल गेट मनी और यू विल गेट जॉब. जॉब होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट मनी. So the government has taken out this rule or this act that either you have to give money or you have to give job. Clear? Next, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. All those who are able to and are in need of work have been guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails its duty to provide employment, it will give unemployment allowances. So this is a definition of MGNREGA Act. So this you have to learn it. यहाँ पे 3 कीवर्ड है. One is 100 days of employment. Second is rural, ठीक है, all those, and third is employment allowances, ठीक है. So there are the keywords. ये 3 keywords है कि this has been set up in the rural areas to provide employment to the rural area people, 100 days work, if not job then unemployment allowance. Clear? Next, why do you think MGNREGA 2005 is referred to as right to work? Right to work अधिकार क्यों है? Because इसने क्या किया, अगर ये right नहीं होता, अगर राइट नहीं होता तो वो अलाउंस नहीं देता. सिंस इट इज गिविंग यू एम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दोनों में से कोई एक दे रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज गिविंग राइट टू वर्क. एंड ये राइट टू वर्क क्यों, ये किस किस लोगों के लिए है? दोज हु आर केपेबल, जिसमें पोटेंशियल है या फिर जिसमें काम करने की कैपेबिलिटी है, उसको वो राइट दे रहा है, गारंटी दे रहा है ना. द वर्ड इज गारंटी. ये गारंटी देता है कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दूंगा या फिर अलाउंस दूंगा. सो दिस इज अ गारंटी. सो दिस इज अ राइट टू वर्क, मतलब आप सबको अधिकार है. इवन इफ you are in rural area, even if you have qualification or not, आपके पास चाहे डिग्री हो या ना हो, लेकिन अगर आप में काम करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो आपको काम दिया जाएगा. That's why it is known as right to work. Clear? Next, imagine that you are the village head. In that capacity, suggest some activities that you think should be taken up under this act that would also increase the income of people. Now income of people कैसे बढ़ेगा? Income of people, अगर सोचो कि मैं विलेज में हेड हूँ और अगर मैंने एक छोटा सा इंडस्ट्री बनाया है, ठीक है, तो मैं कौन सा इंडस्ट्री खोलूंगी या फिर कौन सा इंडस्ट्री बनाऊंगी जिसका डिमांड ज्यादा है, जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है. अभी अगर गांव में, सपोज मेरे गांव में एक प्रोडक्ट का डिमांड है जो मेरे गांव में अवेलेबल ही नहीं होता है. नाउ फॉर एग्जांपल, पेपर पेन स्टेशनरी का कोई शॉप नहीं है मेरे गांव में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक स्टेशनरी शॉप खोलूंगी. अगर मैं एक स्टेशनरी शॉप खोलूंगी तो डेफिनेटली मुझे 4-5 एम्प्लॉयर्स चाहिए उस शॉप के लिए. मैंने बड़ा सा एक शॉप खोला जहां पे मैंने 4 से 5 एम्प्लॉयर्स को रखा, 4 से 5 एम्प्लॉयर्स को रखा. अब मैंने देखा कि 4 से 5 लोगों का एम्प्लॉयमेंट तो मैंने दे दिया, लेकिन इनकम बहुत कम है, मतलब उनको जो रोजगार मिल रही है बहुत कम है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बुक्स, नोटबुक्स के साथ साथ पेन्स, इरेजर्स, क्रेयॉन्स, कलर्स, ड्राइंग बुक, जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेशनरी मैंने यहाँ पे ऐड किया. आइटम्स विच आर इन डिमांड, आइटम्स दैट आर इन डिमांड. अगर मैं उन चीजों को डिमांड, जो चीजों का डिमांड है वो सारी चीज अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल करूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, सेलिंग
सेलिंग ज्यादा होगी, एंड अगर सेलिंग ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, एंड प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इनकम भी ज्यादा होगा. सो व्हाट आई विल डू इज, जिस चीज का डिमांड है उसी चीज का मैं या तो इंडस्ट्री खोलूंगी या तो उसी चीज का मैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगी. अगर उस चीज का ज्यादा जॉब हुआ तो डिमांड भी ज्यादा होगा, सेलिंग ज्यादा होगी, एंड अगर सेलिंग ज्यादा हुई तो पैसे ज्यादा आएंगे, लोगों का इनकम भी बढ़ेगा. क्लियर? How would income and employment increase if farmers were provided with irrigation and marketing facilities? Now, marketing और irrigation facilities अगर farmers को मिले, now farmers को अगर irrigation facility मिलेगी तो obviously with irrigation and marketing facility प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. हमने पढ़ा था ना ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? HYV सीड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मेथड्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. तो अगर अच्छे अच्छे फैसिलिटीज मिलेंगे, अच्छे अच्छे मेथड्स मिलेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा. तो ऑब्वियसली फार्मर्स का जो पैसा ज्यादा मिलेगा, उनका इनकम, फार्मर्स इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज. ऑब्वियसली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सेलिंग ज्यादा होगा, पैसा भी बढ़ेगा. सो प्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम ऑफ द फार्मर्स. सो बोथ आर रिलेटेड. तो अच्छा फैसिलिटी होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एंड देन देयर इनकम और देयर source of income will also increase. Clear? Next, in what ways can employment be increased in urban areas? Rural areas का तो बात हो गया. अर्बन एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज हो सकती है. सिमिलरली आपको अर्बन एरियाज में भी देखना पड़ेगा कि जिस चीज की डिमांड है उसी चीज की और IT सेक्टर का बहुत ज्यादा डिमांड है, AI का ज्यादा डिमांड है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, सो वी विल we will create job opportunities according to the latest technology. जो latest अभी चल रहा है, AI चल रहा है. So whatever is in demand, market के demand के हिसाब से we will create the job opportunities. Clear? So I hope now it's clear to you what is underemployment, why underemployment occurs, how we can increase the employment opportunities in rural as well as urban areas. And हमने ये भी पढ़ा था कि MNREGA क्या होता है, and MNREGA Act को हम right to work क्यों कहते हैं. So here we come to the end of this chapter, and we have covered all the sectors, all the types of employment, reason behind it, and the sectors are dependent on each other. So if still you have any doubt, you can always comment below and ask. Till then, thank you everyone. Bye bye.